नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। ये वो पाठशाला है जहां खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है, ताकि आप जब इस पाठशाला से निकलें तो उस खबर के मास्टर होके निकलें। ये वो पाठशाला भी है जहां उनकी क्लास लगती है जिनसे कोई हिसाब मांगने वाला नहीं होता। और हां, ये न्यूज का फैमिली शो है जहां खबर सबको समझ में आती है। आज की अटेंडेंस लगाते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में आज क्या है, सबसे पहले आपको वो बता दूं। वो महाआंदोलन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गया है, जिसको लेकर देश में पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई बात करने को तैयार नहीं। आज उनकी आवाज बनेगा टाइम्स नाउ नव भारत। आपको बताएंगे कि कैसे शाहीन बाग में तो बिरयानी बटी, लेकिन इन महिलाओं को कोई पानी पूछने वाला नहीं है। आपको बताएंगे कि कैसे सिंगू बॉर्डर पर तो फुट मसाज दिया गया, लेकिन यहां इनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। और दिल्ली में सीएम आवास से 1 किलोमीटर दूर चल रहे महाआंदोलन का चैप्टर आज खोलूंगा, जो आपको देश की मीडिया में कहीं नहीं दिखेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यही है। हम दिखाएंगे वो आंदोलन आपको। इसके अलावा 23,000 करोड़ रुपए के घोटाले पर आज क्लास लगेगी, जिसे देश का बड़ा बैंकिंग घोटाला बताया जा रहा है। वो कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, और आपकी एक ईएमआई पर जो बैंक वाले मूंछ ताने पहुंच जाते हैं, पैसा लौटाओ पैसा लौटाओ, वो इन बैंकों के सामने जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं उस पर क्यों चुप रहते हैं, उसका चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में गजबे है, जिसमें आपको बताऊंगा कि सैकड़ों ब्लैक बर्ड्स जो हैं, ये तस्वीर देखिए, ये ब्लैक बर्ड्स उड़ रही हैं और अचानक गिरती जा रही हैं। यहां देखिए, यहां से उड़ रही हैं, यहां गिरती जा रही हैं, उड़ रही हैं, गिरती जा रही हैं। इन पंछियों को क्या हो गया कि उड़ते उड़ते अचानक ये गिरने लगी, ये आपको बताऊंगा गजबे है। लेकिन सबसे पहले आज पाठशाला में शुरू करते हैं सोशल साइंस की क्लास के साथ। आज सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिस पर पूरे देश में, मैंने कहा ना, पिन ड्रॉप साइलेंस है। आपने शायद ये तस्वीर देखी भी नहीं होगी। ये महाआंदोलन चल रहा है, आपने सुना भी नहीं होगा। ये तस्वीर देखिए, दूरी बढ़ती जाएगी 100 मीटर, उसके बाद बढ़कर 200 मीटर, ये बढ़ती चली जाएगी। कैमरा चलता चला जा रहा है, भीड़ दिखती चली जा रही है। सोचिए कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। आपने इसकी चर्चा सुनी क्या? आपने इसकी तस्वीरें देखी क्या? इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि इस देश की मीडिया, इस देश के लोगों को क्या हो गया है कि इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनकी आवाज बनने वाला नहीं। गरीब महिलाएं सड़क पर बैठी हैं 16 दिन से, और यह तस्वीर कोई दिखा नहीं रहा। और इन तस्वीरों को देखते देखते यह भी याद कीजिए कि हाल के दिनों में अगर ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ शाहीन बाग में, बॉर्डर पर, तो हंगामा मच जाता है। हिजाब को लेकर 10 लड़कियां अगर विरोध प्रदर्शन कर दें तो सुर्खियां बन जाती हैं। शाहीन बाग में नेताओं का जमघट लग गया था, बॉर्डर पर नेताओं का जमघट लग गया था। इनके हक में सरकारों से जवाब मांगे जाते थे, मुहिम चलाई जाती थी, टीवी पर बहस होती थी। आपने तो ये तस्वीरें भी नहीं देखी होंगी इन महिलाओं की कि ये क्यों है सड़क पर, कितनी भीड़ है, कितनी महिलाएं हजारों की संख्या में धरने पर बैठी हैं। कोई इनके बारे में बात करने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, इनकी आवाज हम बनेंगे। लेकिन पहले इनकी आवाज जो वहां सुनाई दे रही है उसको सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं ये कौन है महिलाएं जिनकी आवाज किसी के लिए इस देश में मायने नहीं रखती। ये दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं
जो 1-2 दिन से नहीं 16 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और ये दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के पास ही 31 जनवरी से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। वहां बॉर्डर पर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो ठंड में ठिठुर रहे होंगे, सबको बड़ी चिंता थी। 31 जनवरी को दिल्ली से ठंड नहीं गई थी, लेकिन इन महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि इनको भी ठंड लग रही होगी। 16 दिन बीत गए, कहीं खबर नहीं, कहीं हेडलाइन नहीं, कोई नेता नहीं पहुंचा, इनकी मांग पर कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ। ये चाहती हैं कि इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, मतलब घर चलाने के लिए कुछ पैसा बढ़ा दो भाई, इतनी सिंपल सी बात कह रही हैं। इनको रिटायरमेंट की सुविधा मिल जाए, इतनी सी मांग है इनकी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, ऐसी छोटी छोटी मांगे कर रही हैं ये। लेकिन इनकी मांगों पर आऊं, क्यों ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको बताऊं। उससे पहले कुछ तस्वीर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि इस देश में गरीब की, मजलूम की आवाज भी चॉइस के साथ बना जाता है। आप शाहीन बाग के प्रदर्शन को याद कीजिए, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को याद कीजिए, और इन आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रदर्शन को देखिए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा देखिए, यहां डालिए बड़ी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आई, आप उनको देखिए। शाहीन बाग की यह तस्वीर कोई भूला है क्या, जहां बिरयानी बांटी जा रही थी? उस बिरयानी को कोई नहीं भूला। वहां जितनी महिलाएं बैठी थी वो एक टेंट में आई थी, एक टेंट के अंदर। यहां सैकड़ों मीटर चले जाइए, प्रदर्शन चलता चला जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर पिज्जा, यह भी तस्वीर कोई नहीं भूला, वहां पिज्जा बट रहा था। इन आंगनबाड़ी प्रदर्शनकारियों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, बैठी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। इन्हीं तस्वीरों को याद करते करते याद कीजिए, शाहीन बाग में टेंट लगा, मंच लगा, नेता लगे, गाना बजाना हुआ, प्रदर्शन हुआ, लाइब्रेरी बना दी गई, देश का तिरंगा जो है वो कैसे लहरा रहा, ये लोकतंत्र की पहचान है, ये सब बताया गया। दिल्ली बॉर्डर की पर वाईफाई के पासवर्ड बांटे गए, कंबल दिया गया, पानी दिया गया, और यहां मुख्यमंत्री के घर के पास ये प्रदर्शन चल रहा है 16 दिन से। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नेता झांकने वाला नहीं है। अब आप सोचिए, शौचालय तक नहीं है यहां पर, महिलाएं, हजारों महिलाएं सड़क पर हैं, एक शौचालय नहीं है। शाहीन बाग में सरकार से बात करने की वकालत हो रही थी, दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से मिलने नेता पहुंचे थे। यहां धमकी दी जा रही है कि धरना प्रदर्शन करोगे तो टर्मिनेट कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि वो आपसे कह रही हैं हमें हमारा हक दे दो। शाहीन बाग में केजरीवाल नहीं गए थे, डर था कि चुनाव में असर पड़ेगा, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर केजरीवाल खुद को सेवादार बता रहे थे। वहां पहुंचे थे क्योंकि पंजाब का चुनाव था, लेकिन अभी दिल्ली में चुनाव नहीं है, इसलिए यहां सीएम आवास के पास भी प्रदर्शन हो रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं। यहां कोई वाईफाई लगवाने नहीं गया है। शायद सोचते होंगे सीएम आवास वाला ही वाईफाई पहुंच जाएगा, इतना तो करीब है, वहीं वाला पासवर्ड डाल लो। सीएम आवास और इस धरना स्थल के बीच की दूरी आपको बता दूं, आवाज वहां तक कैसे नहीं पहुंच रही, मुझे आश्चर्य होता है। यह है सीएम केजरीवाल का घर। अगर ये आप घर देख रहे हैं, सीएम केजरीवाल साहब का अगर घर है ऐसा, तो यहां से जो दूरी है प्रदर्शन की, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये दूरी जो है मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है सीएम साहब को पता नहीं चल रहा है? 16 दिन से कोई एक आदमी नहीं गया इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। दिल्ली में सैकड़ों महिलाएं धरने पर बैठी हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में मुफ्त में महिलाओं को पैसे बांटने के चुनावी वादे कर रही है। गोवा में कहा जा रहा है कि गृह आधार योजना के तहत 1500 की जगह 2500 रुपया दिया जाएगा। 2500 बिना मांगे बढ़ा दो। 18 प्लस की जो महिलाएं, उन्हें हर महीने 1000 रुपए की मदद, 1000 रुपीज की मदद जो है वो अलग से दी जाएगी गोवा के अंदर। वो काम करें ना करें, 1000 रुपया उनको मिलेगा। ये काम करके पैसा मांग रही है, कोई बढ़ाने वाला नहीं। पंजाब में ऐसी ही स्कीम आम आदमी पार्टी फिर लेकर गई है कि वहां भी हर महीने जो है 1000 रुपया देंगे और इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता है उनके मुद्दे को हल करने का वादा कर चुके हैं चुनाव में, और दिल्ली में 16 दिन से उनके घर के पीछे 1.5 किलोमीटर दूर आंगनवाड़ी की महिलाएं बैठी हैं, कोई सुनने वाला नहीं। उत्तराखंड में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा यही केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रहे हैं, और यहां दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं। कोई जब नहीं सुन रहा था तो हम गए, हमारी टीम इस धरना स्थल पर पहुंची, और वहां जो हमने हाल देखा उसको जरा देखिए इन तस्वीरों। मैं इस वक्त दिल्ली के विकास भवन के पास मौजूद हूं, और आप बताते हैं ये जो रोड जा रही है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाहर जा रही है, उनके घर के पास जा रही है, लेकिन उसके मुख्यमंत्री के घर के कुछ दूरी पहले यहाँ पर तमाम महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक आंगनबाड़ी महिला है जो कि उनका बार बार लोगों को वोट लगाकर साफ दर्शा रहा है कि वो दुखी हैं दिल्ली सरकार से। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने हमको धोखा दिया है। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने क्या धोखा दिया है। मैम आपके पास आना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मी रावत। ये बताइए, आपने जिस तरह से बोला कि दिल्ली सरकार ने हमें धोखा दिया, आपको क्या धोखा दिया है? सर हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है कि आज हमने अपनी सारी जिंदगी जो है गवर्नमेंट को दे दी है आंगनबाड़ी सोशल वर्किंग के रूप में, लेकिन आज तक हमें जो है कोई भी ना तो कोई हमें सैलरी दी जाती है, ना कोई हमें किसी प्रकार की फैसिलिटी है, ना कोई हमारे जिस प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेंट को एक बच्चों के लिए स्कूलों में कोई सीट या कुछ रिजर्वेशन दिया जाता, हमें वो भी नहीं है। यदि हम एरिया में वर्किंग कर रहे हैं सोशल वर्किंग, उसमें भी चाहे कोई एरिया वाला हमें थप्पड़ मार दे कुछ कर दे, हमारे लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं निभाता है। इन महिलाओं के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कहीं कोई थप्पड़ मार दे तो कोई हमारे साथ खड़ा भी नहीं होता। और इनकी मुख्य मांग क्या है? मानदेय भत्ता बढ़ जाए। अभी दिल्ली में जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं इसको देखिए, आंगनवाड़ी महिलाएं, और ये आपको दिल्ली का बता रहा हूं, ये दिल्ली के अंदर इनको कितना मानदेय मिलता है। अभी ये आपको बता दूं 2017 में कितना मिला और मांग क्या है ये भी आपको बता देता हूं। तीनों चीज देख लीजिए। आज की डेट में इनको मिलता है 9678 रुपया, और जो हेल्पर हैं उनको तो और कम मिलता है, मात्र 4839 रुपया। ये आज की तारीख मिल रहा है, उस में मिल रहा है जहां इनका काम अभी बताऊंगा तो आप कहिएगा इतना काम करने के बाद मात्र 4839 रुपया, और इसमें घर चलेगा। हजार रुपया फ्री में देके आ रहे हैं और इनका 4000 रुपया में घर चला लो, इतना काम करने के बाद। और 2017 में इनको कितना मिलता था? 5000 रुपया मिलता था। उस बार 50 दिन से ज्यादा जब प्रदर्शन चला तब जाकर बढ़ाकर 9678 हुआ, और उस वक्त हेल्पर को मिलता था 2500 रुपए। बस इनकी मांग क्या है कि भैया कम से कम 25,000 रुपया तो दो। और अभी काम बताऊंगा इनका कि कितना काम करती हैं ये महिलाएं, और 20,000 रुपया हेल्पर को दो। ये इनकी डिमांड है कि कम से कम एक सम्मान पूर्वक जीवन तो जी सकें। दिल्ली में कितने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं? अगर आप मिलाने जाइएगा दिल्ली के अंदर आंगनवाड़ी, ये एक घर की 4 महिलाओं की बात नहीं है। जो सेंटर हैं वो करीब 11,000 हैं, और वर्कर जो हैं 11,000, और जो हेल्पर हैं वो भी 11,000। तो अगर आप मिलाइएगा तो 22,000 लोगों की बात है ये, 22,000। और अगर 22,000 लोगों के घर में 4 लोग भी जोड़ने बैठिएगा तो 88,000 लोगों की जिंदगी की बात है। इन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स का कहना है, उनकी बातें सुन लीजिए आप, उन्हें रेगुलर कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। क्या गलत मान? इन्हें मानदेय नहीं वेतनमान चाहिए। सरकार मानदेय भत्ता देती है, लेकिन काम इस तरह से करवाती है जैसे सैलरी दे रही है, हक ऐसे जताती है जैसे सैलरी दे रही है।
वो बस इतना कह रहे हैं कि अगर काम करवा रहे हैं तो रेगुलर कर्मचारियों जैसी सुविधाएं भी तो दे दीजिए। क्या गलत मांग रही हैं? मोबाइल का खर्च नहीं मिलता है, 5,000 रुपया आप पैसा दे रहे हैं, मोबाइल का खर्च नहीं है, इंटरनेट का खर्च नहीं है, उल्टे जेब से पैसे लग जाते हैं। काम बहुत ज्यादा कराते हैं ये लोग कह रहे हैं। मानदेय कम है, और मानदेय है वो भी टाइम पर नहीं मिलता ये कह रही। ड्यूटी पर जाने में देर हो जाए तो रिकॉर्ड पर गैर हाजिर लिख देते हैं। भत्ता कट। कोरोना टाइम में खूब काम करवाया, लेकिन इनके जीवन की कोई परवाह नहीं की। इनका ना तो बीमा था, ना इलाज की सुविधा थी। एक मास्क से पूरा साल निकाल दिया ये लोग कह रही हैं। मतलब कोई बीमा नहीं, कोरोना काल में घर घर जाकर काम करो, सेवा दो, सरकार की योजनाओं पर को पहुंचाओ, और कोई इंश्योरेंस नहीं। मतलब कोरोना हो गया और निकल गए तो निकल गए, परिवार उसके बाद लटका रह जाएगा। मानदेय और सैलरी में अंतर होता है, यह अंतर भी आपको समझना चाहिए। किसी काम के बदले कुछ पैसे दे देना यह मानदेय होता है, जबकि सैलरी अगर मिलती है तो उसके साथ अलाउंसेस मिलते हैं, डीए होता है, सब होता है। मानदेय एक तय काम या एक तय इवेंट के लिए दिया जाता है। सैलरी रेगुलर कर्मचारियों को मिलती है, हर महीने मिलती है। मानदेय पर काम करने वालों को सुविधाएं नहीं मिलती। रेगुलर कर्मचारियों को हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जिन्हें मानदेय पर रखा जाता है उनके प्रति कोई लीगल बाध्यता नहीं होती। काम खत्म तो मानदेय भी खत्म। सैलरी के साथ एक तय अनुबंध होता है कि भाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को पैसा तो कम दिया जाता है, लेकिन इनसे काम जी भर कर लिया जाता है। ये खुद बता रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स कि सरकार के हर विभाग के ग्राउंड लेवल का काम तो इन्हीं लोगों पर डाल दिया जाता है। कोरोना टाइम में जब सब घर पर थे, तब भी ये घर घर जाकर अपनी ड्यूटी कर रही हैं। जो राशन आंगनवाड़ी केंद्र में मिलता था, कोरोना में इन्होंने घर घर जाकर राशन बांटा। यही लोग बांट कर आए। सोचिए, आप कोरोना काल में राशन बांटने जा रहे हैं, आपको भी तो कोरोना हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने किया, काम किया, और यही ये कह रहे हैं कि हमने तो कोरोना नहीं देखा, आपको राशन देना था। आपको क्या कहना है मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर? हम राशन दे रहे हैं, लेकिन उस कोरोना के संकट काल में घर से निकलकर राशन तो इनको देने जाना है। कोरोना इनको होगा, इनके घर में बच्चों को होगा, और आप कह रहे हैं मानदेय नहीं बढ़ा सकते, रेगुलर नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं बना सकते। कोरोना टाइम में इन्होंने घर घर वैक्सीनेशन का सर्वे किया। सरकार का कोई भी ग्राउंड वर्क हो, इन आंगनवाड़ी महिलाओं को ही दिया जाता है। काम करने के बाद इन्हें रिकॉर्ड भी रजिस्टर और ऐप दोनों में दर्ज करना होता है। नई योजनाओं की वजह से इनका वर्किंग आवर 9 से 2 की बजाय 9 से 4 कर दिया गया है। इनके काम के घंटे तो बढ़ गए, लेकिन पैसा नहीं बढ़ा, और ऐसा कई साल से चल रहा है। कई महिलाएं 35-35 साल से काम कर रही हैं, लेकिन आज भी इनको मानदेय मिलता है, सैलरी नहीं मिलती। कोई सुविधा नहीं है इनके पास, ना पेंशन मिलती है, ना बीमा है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना प्रमोशन मिलता है। आप सोचिए, आपको ऐसी जिंदगी मिलेगी जहां आप 35 साल काट दें, हर खतरा उठा लें कोरोना काल में, और उसके बाद आपको कोई सुने नहीं। 16 दिन से बैठी है, कोई सुनने वाला नहीं। हमने उनसे बात की, पूछा। जब हमारी टीम गई, इनको लगा जैसे, मतलब ऐसी फीलिंग थी कि कौन आ गया, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है। तो हम पहुंचे तो इन्होंने अपना दर्द बताया। सुनिए जरा क्या बोल रही। हमें गधों की तरह काम करवाया जाता है। इतने बोरी उठा उठा के हम घर में सर्वे करा, कोरोना में करा, इतनी बुरी तरह काम करा हमने, उठा उठा के करा। कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम प्रेग्नेंट लेडी को सारा कुछ करते हैं। वो पका पकाए हॉस्पिटल में, उनकी इतनी तनख्वाह आती है डॉक्टरों की। हम सब 6 साल तक हम परवरिश करते हैं बच्चे की, जो हम एरिया में कैसे कैसे सुनते हैं कैसे। और लॉकडाउन में आना हमें कोरोना के लिए बहुत काम करवाया। जिनके घर में मौत हुई, जो घर वाले बहम कर रहे थे, वो हमें वहाँ पे सर्वे करवाया कोरोना की। वो करो, जांच करो कितने कैसे मरे, वो मरे, और हमें कोई सुविधा नहीं। हम घर से पैदल आए हैं, कन्वेंस भी नहीं थी उस टाइम पे बस तक की। हमें बहुत हुआ है, और अब भी 3 महीने से हमारी कोई तनख्वाह नहीं आ रही है। और हमें ये कहा गया था सैनिटाइजर का भी प्रयोग नहीं हुआ था। 50 रुपए की सरकार को औकात नहीं थी कि एक
50 का सैनिटाइजर हमें दे दें, 10 रुपए का 5 रुपए का मास्क हमें दे दें। पोलियो के लिए हम लोगों को पोलियो होता था तो हमने डॉक्टर की भी ड्यूटी कवर करी है, आरएन की कीड़े की दवाई करी है, टीके लगवाते हैं, घर घर हम कैल्शियम की दवाई दे रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी, लेकिन हमारे लिए कोई मान्यता नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचो मैं उसमें 9,500 में मैं एक वर्कर हूँ, 24 घंटे मैं टेंशन में रहती हूँ कि मेरी इस तनख्वाह से काम नहीं चलता, इसके बाद भी मुझे काम कराया जाता। बकायदा ऊपर से फोन दिया गया जिसमें कि एक बार फोन चोरी हो गया, उसके 10,000 रुपए लिए गए, जबकि फोन की वैल्यू 5,000 भी नहीं है। बताइए, लोगों ने कोरोना काल में क्या क्या नहीं कर दिया, इसके लिए अपनी पीठ थपथपा ली। आंगनवाड़ी वर्कर्स कह रही हैं कि सैनिटाइजर देने वाला कोई नहीं था, ये कह रही हैं इनको मास्क देने वाला कोई नहीं था, और जान पर खेल खेल कर इन लोगों ने काम किया और आज इनको सुनने वाला भी कोई नहीं। इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का दिल्ली सरकार पर आरोप है कि ये पंजाब और गोवा तक चुनावी वादे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली नहीं देख रहे। जो खुद धरना प्रदर्शन करके सत्ता में आए वो अब धरना करने पर धमका रहे हैं इन लोगों को, ये कह रही हैं। विरोध प्रदर्शन करने पर इन्हें डराया जा रहा है, यह भी इनका आरोप है कि सरकार इन्हें टर्मिनेट कर देगी, कहा जा रहा है। यह दिल्ली सरकार की लाइफलाइन है, लेकिन सरकार ही इनकी परवाह नहीं करती, यह भी इनका आरोप है। हमने न सिर्फ इनका मुद्दा उठाया, हमने दिल्ली सरकार से भी बात करने की कोशिश की कि भाई बताइए इनका क्या होगा। कोई बात करने को तैयार नहीं, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभी नहीं आपके लिए अभी नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए यह मुद्दा अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। क्यों इस देश में जो हक की लड़ाई है उसको नेता अपने नफे नुकसान के साथ जोड़ते हैं, यह बताना जरूरी था, इसलिए आपको शाहीन बाग की याद दिलाई। क्यों नेता अपना नफा नुकसान देखकर ही आपसे जुड़ते हैं, यह बताना जरूरी था, इसलिए आपको बॉर्डर की बात बताई, सिंगू बॉर्डर। लेकिन आज इन महिलाओं के साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं है। कहां है दिल्ली बीजेपी, कहां है कांग्रेस पार्टी? दिल्ली में चुनाव नहीं है तो कोई यहां जाकर इनके साथ खड़ा नहीं होगा क्या? कोई हो ना हो, हम खड़े हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर, इतना आपको बता दें। और दिल्ली सरकार से फिर पूछेंगे कि बताइए इनको कब सुना जाएगा। आज तो उन्होंने नहीं रिस्पॉन्स दिया, फिर पूछेंगे। पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। अगर बैंक से आप कुछ 1 लाख का भी लोन लेना चाहें तो क्या होता है? आपकी कुंडली निकाली जाती है, खंगाली जाती है, इतनी इंक्वायरी हो जाएगी जितनी शादी के टाइम पर नहीं होगी। जब लोन मिल जाएगा और अगर लोन की एक ईएमआई भरने में आप चूक गए तो बैंक आपका जीना मुश्किल कर देगा। बैंक के लोग फोन कर करके आपका खून जो है वो ऐसा लगेगा स्ट्रॉ से निकाल रहा है। क्रेडिट कार्ड का एक पेमेंट आप मिस करके देख लीजिए, 24 घंटे फोन बजता रहेगा। अलग अलग नंबर से बैंक के फोन आने लगेंगे। लेकिन यहां बैंकों को 23,000 करोड़ रुपए का चूना लग जाता है और उनको 23,000 करोड़ हो गया तब समझ में आया। और एक कंपनी चूना लगा रही है, ये आपको शुरू में समझ में नहीं आया। आम आदमी नहीं पैसा देगा, ये आपको समझने में 2 मिनट नहीं लगता है। लेकिन 23,000 करोड़ ये कोई छोटा आंकड़ा है? ये 23,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकल रहा है, ये समझने में बैंकों को कोई कोर्स कराना पड़ेगा क्या? और एक बैंक नहीं है, 28 बैंक हैं जिनका पैसा मिला के ये 23,000 करोड़ बना है। 28 के 28 को समझ में नहीं आया कि हमारा पैसा जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड नाम की कंपनी, इसने 28 बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। और ये 23,000 करोड़ रुपए आप जोड़ने बैठिएगा तो दरअसल ये विजय माल्या प्लस नीरव मोदी
प्लस चोकसी, इन सब का घोटाला मिला दीजिएगा, तब जाकर आपका 23,000 करोड़ बनता है। मतलब एक इस एबीजी शिपयार्ड ने बैंकों का उतना पैसा ले लिया जितना माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मिलकर लेकर गए, क्योंकि विजय माल्या का 9,900 करोड़ था और नीरव और मेहुल चोकसी का 14,000 करोड़। एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों से ये जो पैसा लिया, ये कैसे डूबा, अब आपको ये समझाता हूं कैसे ये घोटाला हुआ। एबीजी ने अलग अलग बैंकों से लोन लिया और लोन की रकम को कहीं और लगा दिया। लोन की रकम से विदेशों में निवेश किया गया, विदेशों में संपत्ति खरीदी गई, देनदारों को भुगतान किया गया, लोन की रकम को ग्रुप की कंपनी में लगा दिया गया और लोन की रकम को ट्रांसफर करने के लिए 98 शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। एबीजी को जो रकम मास्टर रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट के लिए दी गई, उसे दूसरी कंपनियों में निवेश के लिए इस्तेमाल किया। अब एबीजी शिपयार्ड कंपनी के बारे में भी आपको थोड़ा जानना चाहिए। यह कंपनी कौन है? दरअसल यह गुजरात की कंपनी है जिस एबीजी शिपयार्ड की बात कर रहे हैं, यह गुजरात की कंपनी, गुजरात की कंपनी। और यह जो कंपनी है 1985 में शुरू हुई, बहुत पुरानी कंपनी, और इसका काम क्या है? जहाज बनाना, उसकी मरम्मत का काम करना। एबीजी शिपयार्ड ने 16 सालों में 165 जहाज बनाए, यानी यही काम कर रहे थे। पहले 6 साल यानी 1991 तक कंपनी मुनाफे में थी। 1991 तक मुनाफा चल रहा था कंपनी का। 2001 के बाद से कंपनी ने बैंकों से लोन लेना शुरू किया और 28 बैंकों के कंसोर्टियम में 22,842 करोड़ रुपए का लोन लिया। एबीजी शिपयार्ड पर अलग अलग बैंक्स की कितनी कर्जदारी है, अगर आप बैंक्स की कर्जदारी देखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक, इसका कितना है? 7,089 करोड़, इनका इतना पैसा है। एसबीआई का कितना है अगर देखने जाइएगा तो 2,925 करोड़ सीआर। आईडीबीआई बैंक का देखिए, किसी बैंक को छोड़ा नहीं इन लोगों ने, इनका 1,614 करोड़ सीआर। पीएनबी का 1,244 करोड़ सीआर। एक्सिम बैंक का 1,327 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,244 करोड़, इस तरीके का हिसाब है। 23,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है, इसमें कितने जीरो होते हैं, कभी आपने सोचा है? अगर 23,000 करोड़ आपको नंबर में लिखना हो तो सोचिए कैसे लिखिएगा। 23 और इसके बाद कितने जीरो लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जीरो। यह होता है 23,000 करोड़ रुपए जो ये एक कंपनी इतने बैंकों से लेकर बैठ गई। ये जीरोस जो हैं, इसमें से कितने जीरो आप जिंदगी भर कमाने का सोचते रह जाइएगा, आपके हाथ नहीं आएगा। और हमारे से इतना पैसा निकल जाता, आप बैंक से पैसा ले लीजिए कार खरीदने के लिए, आप उस पैसे से आप खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। बैंक आपसे कहेगा बताओ कार के लिए पैसा लिए थे, कार खरीदे कि नहीं खरीदे, उसका कागज दिखाओ। और कंपनी आपसे पैसा ले रही है दूसरे काम का और दूसरी जगह लगा रही है, इन लोगों को पता ही नहीं चला, हवा में चल रहा था सर। आरोप है कि इस घोटाले की नींव, इसकी जो नींव पड़ी वो यूपीए के जमाने में पड़ी, यूपीए सरकार के वक्त। सीबीआई का दावा है, जो सीबीआई क्या कह रही है देखिए, कि एबीजी शिपयार्ड को जो लोन दिया गया, लोन दिया, उसका बड़ा हिस्सा जो दिया गया, वो दिया गया जिस साल में, वो साल है 2005 से लेकर 2012। 2005 से 2012 के बीच किसकी सरकार थी?
जब इस कंपनी को लोन पे लोन दिया जा रहा था, उस वक्त यूपीए 1, ये 2005 की बात कर लीजिए, और 2012 यूपीए 2 चल रही है। उस दौरान भयंकर लोन बांट दिया गया इसको। ये सीबीआई का दावा, मामले में सीबीआई जांच कर रही है। 2011 में जब कंपनी नुकसान में है, जब कंपनी पैसा लेकर इधर से उधर लगा रही है, तब भी 2011 का जो साल था उसमें नेवी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इसको। अब आप बताइए कि जब कंपनी नुकसान में है, नेवी का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को मोदी सरकार ने आने के बाद कैंसिल किया। सोचिए, जब 2011 में इस कंपनी को नेवी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, जो बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने कैंसिल कर दिया, 2013 में 2013 इस कंपनी को जो लोन दिया गया उसको एनपीए घोषित कर दिया गया। मतलब आपने मामले को दूसरे अकाउंट में डाल दिया कि भैया ये तो पैसे लौटा नहीं रहे, इनसे अलग से लेना पड़ेगा, अभी इसको दूसरे में डाल दो। और वो दौर वो था जब एनपीए में डालो और भूल जाओ का हिसाब चलता था। आज वाला हिसाब नहीं है कि पैसे की वसूली हो रही है। भाई मैं तो कहता हूं वो राज अच्छा था। अगर पता होता कि उस दौरान 2005 से 2012 के बीच में कर्जा लो और कहीं और लगाओ, कर्जे में रहो, फिर भी आपको लोन मिल जाएगा, और फिर बाद में एनपीए घोषित करके आप बच जाएंगे, हमारा भी कुछ लोन कर देते भाई, उसको एनपीए घोषित कर देते। आम आदमी का क्यों नहीं करते हो? 2014 चुनाव से ठीक पहले इस कंपनी के लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि इस मामले में केस दर्ज करने में देरी हुई, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल जैसे विपक्ष शासित राज्यों में 100 से ज्यादा बैंक फ्रॉड केस में उन राज्यों ने सीबीआई जांच की अनुमति नहीं दी। अब आप सोचिए, मुझे यह बताइए, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, केरल जैसे ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा बैंक फ्रॉड के केसेस थे, 100 से ज्यादा, उन्होंने सीबीआई जांच की अनुमति क्यों नहीं दी? क्या यह संभव है कि आराम से एक कंपनी इतनों को चूना लगा रही है और बैंक भी चुप और सरकारें भी चुप और जांच भी ना होने दो? करीब 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एबीजी शिपयार्ड घोटाले में सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई ने कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। इनमें ऋषि अग्रवाल का नाम भी शामिल है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स में से एक है। लेकिन सवाल इस बात का है, किसके राज में हुआ, कैसे लोन दे दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन क्या बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बैंकों में जमा रकम पब्लिक का पैसा है, उनका अपना पैसा नहीं है। जैसे सरकारों के पास जो पैसा है वो उनका अपना पैसा नहीं है, नेताओं का, हमारा आपका टैक्स का पैसा है। वैसे ही बैंकों में जो पैसा है वो भी बैंकों का पैसा नहीं है, हम जमा कर रहे हैं वो पैसा, वहां से वो निकाल के दूसरे को लोन के तौर पे देते हैं। इस पैसे की हिफाजत करना बैंकों की जिम्मेदारी है। आम आदमी के केस में तो बैंक सुपर एक्टिव रहते हैं, लेकिन बड़े लोगों और बड़ी कंपनी के मामले में मोम की तरह पिघल जाते हैं। सर अभी नहीं दे पाएंगे, ओके, अगला लोन चाहिए क्या, देता हूं ना मैं। आप एक लोन ना लौटाइए, फिर देखिए बैंक में घुसने नहीं देंगे, गार्ड बाहर से लौटा देगा आपको। घोटाले का पता लगाने में इतने बरस लग जाते हैं इन लोगों को। जब पैसा नहीं निकलता तो बैंक विक्टिम बनकर दिखने लगते हैं, हम तो विक्टिम हैं, हमें लूट लिया गया। अरे इससे कैसे लूट लिया भाई? आम आदमी तुमको नहीं लूट पाता, बड़े बड़े लोग लूट लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? बैंकों के बोर्ड में डायरेक्टर होते हैं, बैंक चलाने का पूरा सिस्टम होता है, एक एक पैसे पर नजर होती है, लेकिन ये लोग करोड़ों का लोन पास करके चुपचाप तमाशा देखते हैं। या सेटिंग गेटिंग रहती है इसलिए चुपचाप तमाशा देखते हैं, यह भी प्रश्न लोगों के मन में आता है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी तय नहीं है, इन्हें कानून का डर नहीं है। इन्हें पता है कि लोन अगर चुकाया नहीं गया तो इसे बैंक के एनपीए में डाल देंगे, फिर राजनीति होने लगेगी और इनसे तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। यही होगा ना भाई कि एनपीए हो गया, बैड लोन हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? अरे आप ही को करना था, आपने किया नहीं, आपने समय पर वो अलार्म वाला बटन दबाया नहीं,
आप चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं जैसे आम आदमी पर चिल्लाते हैं, इसलिए ये सब हो गया। और सरकारों का तो क्या ही कहना। अगर आम आदमी अपनी एक ईएमआई मिस कर दे तो क्या होता है आपको पता है? लेट फीस या पेनल्टी देनी पड़ती है। एक ईएमआई पे कह रहा हूं, ईएमआई की रकम पर ब्याज देना पड़ता है। फाइनेंशियल स्कोर 50 से 70 पॉइंट घट जाता है। भविष्य में लोन लेने की कोशिश कीजिएगा तो दिक्कत आएगी। 90 दिनों में तय भुगतान नहीं कर पाने पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। 90 डेज में कानूनी कार्रवाई। और यहां एक कंपनी 2005 से 2012 के बीच मजाक बना के रख देती है सिस्टम का और कुछ नहीं होता। 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि ये 23,000 करोड़ रुपए जिसमें इतने जीरो थे, इसका अगर आप राज्यों का बजट देखिएगा, एक तरफ आपके है राज्यों का बजट, आपको पता है कई राज्यों का बजट इतना नहीं है जितना इस एक कंपनी ने घोटाला कर दिया। और घोटाला कितना है? 23,000 करोड़। अब जरा इस 23,000 करोड़ के आंकड़े को अपने जहन में रखिए और मैं आपको बताता हूं कुछ राज्यों का उनका खुद का बजट क्या है। जैसे पुडुचेरी है, उसका बजट ही 9,924 करोड़ रुपए का है। अब आप सोचिए, एक राज्य 2 साल से ज्यादा चल जाएगा अगर 23,000 करोड़ रुपए उसके पास चले जाए। सिक्किम का जो बजट है वो करीब 7,051 करोड़ का है, 7051 CR। ये तो 3 साल चल जाए इस पैसे में इनका बजट। मिजोरम का जो बजट है राज्य का 11,149 करोड़ रुपए। इन राज्यों से के बजट से ज्यादा का तो घोटाला हो गया। मेघालय में 16,832 करोड़ रुपए, गोवा में 21,647 करोड़ रुपए का बजट है राज्य का, अरुणाचल प्रदेश में 22,581 करोड़ रुपए का बजट है, त्रिपुरा में 22,725 करोड़, नागालैंड में 22,817 करोड़। इतने राज्य हैं जिनका बजट जो है इस घोटाले जितना भी नहीं है। इतने का घोटाला है और नेता चुप, सरकार चुप। 2005 से 12 के बीच और उसके बाद बैंक भी चुप। 23,000 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता था, कभी सोचा आपने? आप तो ये सोच रहे हैं ना कि भाई मेरा तो पैसा गया नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? आपको फर्क पड़ना चाहिए। इस 23,000 करोड़ रुपए में 23,000 करोड़ में क्या हो सकता था, कभी सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या नुकसान हुआ। इसमें 25 से 30 एम्स बन जाते आराम से, क्योंकि एक एम्स का बजट जो है वो करीब 800 से 900 करोड़ रुपए का बैठता है। इसमें अगर आप देखने जाइएगा तो 13 से 14 आईआईटी बन जाते हैं। एक आईआईटी जो है वो 16 से 1800 करोड़ रुपए के हिसाब से बैठती है। अगर ये पैसा देश के काम में आया होता तो 8 से 9 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 4 लेन का 2800 किलोमीटर का हाईवे बन जाता। 4 लेन। सोचिए, 40,000 से ज्यादा एसी बस आ जाती अगर ये घोटाला ना होता, या इस घोटाले का पैसा आपके काम में आता। तो अगली बार नेताओं से पूछिए, ये मत सोचिए कि मेरा पैसा तो नहीं गया, आपका ही पैसा गया। आपका 25 से 30 एम्स आपसे लूट लिया गया। आपके 13 से 14 आईआईटी आपसे लूट लिए गए। आपके बच्चे वहां पढ़ सकते थे। आपको जो सड़क मिलती, हाईवे मिलता, जिससे देश रफ्तार पकड़ता, उसको खा गए ये लोग। आपको जो 40,000 एसी बसेस मिलती और आप प्रदूषण से भी बच सकते थे अगर उन बसेस में चलते, तो वो भी खा गए ये लोग। इसलिए ये मत सोचिए कि आपका पैसा नहीं गया, ये सब आपका गया है।
और हिसाब मांगिए नजर नेताओं से, बैंक वालों का भी हिसाब होना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाता है बॉस? हमारा लोन करके दिखाओ एनपीए, तब माने। सोचिएगा। और अब पाठशाला में सिर्फ यही गजबे है नहीं, कुछ और गजबे है भी। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित भी कर सकता है। आपके लिए शायद इस पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन जो हम दिखाने जा रहे हैं वो सच है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। मेक्सिको से एक वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में सैकड़ों की संख्या में पक्षी अचानक जमीन पर गिरते दिख रहे हैं। उनमें कुछ पक्षी फिर उड़ जाते हैं, जबकि कुछ पक्षियों की मौत हो जाती है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, हजारों की संख्या में इस छत के ऊपर देखिएगा तो आपको पक्षी उड़ते दिख रहे हैं, और यहां देखिएगा तो पक्षी आपको गिरे हुए दिख रहे हैं। ये जो तस्वीर है, अब तक आपने ऐसी तस्वीरें सिर्फ फिक्शन फिल्मों में देखी हो कि आसमान से स्पेसशिप गिर रही है या एलियन गिर रहे हैं या आग के गोले बरस रहे हैं। यह वीडियो मेक्सिको के क्वाउटेमोक शहर का है। शहर की पुलिस को 100 से ज्यादा पक्षियों के शव सड़क पर मिले, और इस वीडियो को देखकर यही सवाल मन में आ रहा है कि अचानक उड़ते उड़ते ये पक्षी जमीन पर क्यों गिर गए, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। इनकी मौत कैसे हो गई? मेक्सिको अथॉरिटी के पास इस सवाल का कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं है, लेकिन लोग अपने मुताबिक इसकी वजह गढ़ रहे हैं। कुछ का कहना है कि पक्षियों को बिजली का झटका लगा होगा, वो किसी हाई वोल्टेज तार पर बैठे होंगे। कुछ का कहना है कि पक्षियों की मौत जहरीली गैस की वजह से हुई है। आसपास कोई केमिकल फैक्ट्री होगी जिससे निकलने वाली जहरीली गैस पक्षियों की मौत की वजह बन गई। लेकिन कुछ की क्यों बनी, बाकियों की क्यों नहीं बनी, यह प्रश्न मन में आता है। किसी ने इसके लिए शहर के बढ़ते प्रदूषण को जिम्मेदार बता दिया। अगर इतने प्रदूषण से पक्षी जो है वो उड़ते उड़ते धप से नीचे गिरने लगते, तो दिल्ली में तो सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, इतना प्रदूषण हो जाता है यहां पर। कुछ तो इसके लिए 5G तकनीक को भी दोष दे रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आई है ना, उसकी वजह से हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक शिकारी बाज के हमले की वजह से यह हुआ, यह एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं। विस्तार से समझाते हुए एक्सपर्ट ने बताया कि सभी पक्षी अपने लीडर को फॉलो कर रहे होंगे। जब अचानक किसी शिकारी बाज ने हमले की कोशिश की तो हमले से बचने के लिए सभी पक्षी तेजी से नीचे की ओर जाने लगे और जमीन से टकराकर क्रैश हो गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा कई बार होता है कि पक्षी बिल्डिंग से भी टकरा जाते हैं। वो बिल्डिंग की लाइट को आसमान की चमक समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसा पहले हो चुका है, और इस साल ब्रिटेन के वेल्स में ऐसे ही बड़ी संख्या में पक्षियों के शव सड़क पर मिले थे। साल 2020 में अमेरिका में 200 पक्षी ऐसे ही मरे थे। रिपोर्ट में पता चला था कि अंदरूनी डर की वजह से उनकी मौत हुई। बाद में पता चला कि ये वो एक शिकारी पक्षी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये पक्षी कनाडा से मेक्सिको जा रहे थे जिस दौरान ये सब। चुनाव का मौसम चल रहा है और जगह जगह नेताजी लोग भी प्रचार कर ही रहे हैं। हमारी टीम भी जनता का माहौल जानने के लिए जगह जगह पहुंच रही है। आज हमारी टीम यूपी के कन्नौज में थी और वहां के लोगों से बात की। लोग नेताजी से क्या चाहते हैं, देखिए आप। हेलो, हाँ, हेलो। जय श्री राम। भगवान से कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले ही भगवान लेते आएगा जब नतीजा तो अखबार देख लेना। आएगा जब नतीजा तो अखबार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। चाहे कुछ भी तू कर ले जुगाड़ बाबा जी, और तुझको वापस भगाएंगे तेरे शान बाबा जी। फ्री देना बंद करें, आप रोजगार दे दीजिए। फ्री तो हम ले ही लेंगे सब कुछ। और मैं समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं चाहूंगा आने वाले भी 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे।
जय हिंद, जय श्री राम। आपके पास इलेक्शन तक आएंगे, हाथ फैलाएंगे कि आप हमें दीजिएगा। जीतने बाद कोई नहीं आता, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे योगी जी हमारे हों, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं आएगा। माननीय अखिलेश जी की सरकार में कभी भी गरीबों को कुछ लाभ नहीं मिला, जैसा कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गरीबों को लाभ मिल रहा है। गुंडाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो माननीय अखिलेश जी के राज में चरम पर थी। आज कोई भी गुंडा जो है कोई हरकत करने की जरूरत नहीं करता है। आप अध्यक्ष, आप सोचिए कि किसी अच्छे नेता को अध्यक्ष के पद पे लाइए। आप लोग केवल एक परिवार बात करके आप लोग साफ हो रहे हो। और ये पार्टी अखिलेश जी और योगी जी इसका फायदा उठा रहे हैं। योग रूपी योगी और साधन रूपी हमारे आदित्यनाथ जी आ गए हैं। तो आदित्यनाथ योगी और मोदी दोनों योग और साधना के रूप में हैं। जिस तरीके से योग और साधना की जरूरत हमारे जीवन के लिए होती है, उसी तरीके से हमारे देश के लिए, हमारी देश की जनता के लिए योगी और मोदी दोनों की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। बस यही है कमी है कि मान लो स्कूल खुल जाए, बच्चा घर में मान लो बहुत परेशान कर। लेकिन इनको थोड़ा बहुत इस पे ध्यान देना चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में 60-70 हजार रुपए ले रही है, मतलब टीचर लोग जो ले रहे हैं, उसके बच्चे कोई अधिकारी नहीं बन पाता, ना डीएम बन पाता, ना एसपी, ना कोई नौकरी लग पाती है। कमाओ इतना डीजल, हाँ पेट्रोल, हाँ सब हमारे, हाँ लूट के भर दो घर। अरे भाई जनता जाएगी, तुम्हारे खत्म।